नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, किसी भी कार्य को आरंभ करने से पहले मनुष्य को स्वयं का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले कार्य से रिलेटेड जो सुरक्षाएं होती हैं, जो सेफ्टी होती है, उन सारी सेफ्टी का मनुष्य को ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं जान है तो जहान है। कार्य करते समय अगर हम लापरवाही करते हैं तो हमारे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो दोस्तों, आज इसी से रिलेटेड कुछ बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। व्यवसाय में हमको सुरक्षा और स्वास्थ्य, इन दो बातों का किस प्रकार से ख्याल रखना है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के जो स्टूडेंट्स हैं, विद्युत का जो क्षेत्र बहुत व्यापक है। आज कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जो बिना विद्युत के अपन कर पा रहे हो, संभव हो। तो इन सारे के सारे कार्यों को करने के लिए कहीं ना कहीं हमें विद्युत की आवश्यकता पड़ती है। और विद्युत को कैसे हमें इस्तेमाल करना है, कैसे इसका उपयोग करना है, उपयोग के समय हमें किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, ये बात हमें अच्छी तरीके से इस टॉपिक के माध्यम से समझनी है। तो सबसे पहली बात ये है कि जब भी अपन इस विद्युत का से रिलेटेड कोई भी काम करने जाते हैं तो पूर्ण रूपेण अपनी सुरक्षा हमको रखनी चाहिए। अगर हम सुरक्षा नहीं रखते हैं तो कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब दुर्घटना होने के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे पहला कारण दुर्घटना का होता है, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं उस कार्य के प्रति हमारा कंप्लीट नॉलेज ना होना। जब पूर्ण रूपेण हमें किसी कार्य का ज्ञान नहीं होगा तो 100% दुर्घटना का हम लोग शिकार होंगे। पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट था कि अगर मान लो हमको जानकारी भी है और फिर भी हम सुरक्षात्मक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं। जैसा कि विद्युत का काम करते समय हमें जितने भी टूल्स हैं उन सारे टूल्सों का इंसुलेटेड होना जरूरी है। दूसरी बात, हम स्वयं जब विद्युत का काम करें तो अपने आप को पीपी किट के माध्यम से पूरी तरीके से इंसुलेट करके उसके साथ विद्युत का काम करेंगे तो हम कभी भी दुर्घटना के शिकार नहीं होंगे। अगर ये सब होते हुए भी और हम इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं हम दुर्घटना के शिकार होंगे। तीसरा आता है, किसी भी कार्य को करने से पहले बहुत ठंडे दिमाग से उस कार्य के विषय में हमें पूरी जानकारी लेनी चाहिए। सोच समझ के उस कार्य को करना चाहिए, ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ध्यान के अभाव में भी कई बार दुर्घटनाएं होती हैं। प्रेजेंट बॉडी और अपसेंट माइंड, इस कंडीशन में जब हम काम करते हैं तो दुर्घटना का 100% हम शिकार होते हैं। तीसरा आता है अति उत्साह में, उत्सुकता में भी ज़्यादा कार्य नहीं करना चाहिए। कई बार कहते हैं ज़्यादा उतावलापन नुकसानदायक होता है और कहीं ना कहीं हमको उस परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो ये कुछ ऐसे कारण हैं। नशे की हालत में भी हमें काम नहीं करना चाहिए। कई बार देखा होगा कंपनियों में आपने कुछ एम्प्लॉयज़ की जो आदतें, हैबिट्स होती है, वो नशा करके ही काम करेंगे और ऐसी स्थिति में आने पर कभी भी दुर्घटना का शिकार हो जाती है। तो कुल मिला के जब भी हम कोई कार्य करने जाएं तो कार्य के प्रति हमें भरपूर ध्यान होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, सुरक्षा साधन जो बनाए गए हैं उन सारे सुरक्षा साधनों का उपयोग करते हुए हमको कार्य करना चाहिए। तीसरी बात, भरपूर ज्ञान होना चाहिए। चौथी बात, कोई भी कार्य करें तो कार्य करने से पहले हमें ये निर्धारित कर लेना चाहिए कि ये कार्य हमें सावधानीपूर्वक सुरक्षित ढंग से करना है। उतावलेपन में वो कार्य हमको नहीं करना है और कभी भी नशे की हालत में हमें ये कार्य नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये तो था आपका सुरक्षा से संबंधित। कुछ वर्कशॉप से रिलेटेड भी सुरक्षाएं होती हैं। जैसे किसी वर्कशॉप में हम काम करने के लिए जाते हैं तो हमको लूज कपड़े नहीं पहनने हैं, टाई बेल्ट मफलर का इस्तेमाल नहीं करना है, घड़ी अंगूठी कड़े इत्यादि का इनका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है ये दुर्घटना का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये तो था दुर्घटना का कारण। अब बात करते हैं अपन कि दुर्घटनाग्रस्त अगर कोई व्यक्ति होता है और वो व्यक्ति दुर्घटना इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आया और बेहोश हो गया तो अपन कैसे उस व्यक्ति को होश में लाने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए अपने पास कुछ विधियाँ हैं जिनके माध्यम से अपन किसी रोगी को डॉक्टर के आने तक सुरक्षित रख सकते हैं, जिसको हम लोग फर्स्ट एड बोलते हैं, प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार। तो प्राथमिक चिकित्सा एवं उपचार में कुछ कृत्रिम श्वसन की विधियां हैं जिनके द्वारा अपन व्यक्ति को होश में ला सकते हैं। तो यहाँ 4 विधियां आती हैं। सबसे पहली विधि है जिसका नाम है सिल्वेस्टर विधि।
पहली विधि है जिसका नाम है सिल्वेस्टर विधि। दोस्तों, इस विधि का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब कोई व्यक्ति इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आ गया है और उसका फ्रंट पार्ट यानी आपका छाती वाला भाग, पेट वाला भाग, ये कहीं इलेक्ट्रिक शॉक के कारण बर्न हो गया है और व्यक्ति बेहोशी की स्थिति में आ गया, तो ऐसे व्यक्ति को अपन सिल्वेस्टर विधि के द्वारा चिकित्सक के आने तक और सुरक्षित ढंग से रख सकते हैं। इसमें अपने को क्या करना पड़ता है, इस विधि में व्यक्ति को पीठ के बल लेटाया जाता है और लेटाने से पहले जमीन गीली नहीं होनी चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो उसको सूखे लकड़ी के तख्ते पर लेटा सकते हैं, रबर मैट पर लेटा सकते हैं और लेटाने के बाद व्यक्ति के दोनों बाजुओं को पीछे की तरफ इस तरीके से करेंगे ताकि उसके ये फेफड़े पूरी तरीके से खुल जाएं। गर्दन के नीचे एक तकिए लगाएंगे ताकि ये श्वास नली उसकी प्रॉपर क्लियर हो जाए। और ऐसा करने के बाद फिर अपन उसकी इस जगह पर बैठ के और उसके दोनों हाथों को अपने हाथों से आगे पीछे की ओर पुश करेंगे। ये क्रिया अपने को 1 मिनट में 15 से 20 बार करनी है और आवश्यकता अनुसार जब तक रोगी स्वयं सांस लेने की कंडीशन में नहीं आ जाता तब तक अपने को इस क्रिया को करना है। और ऐसा करने से अपन किसी भी व्यक्ति के जान माल की सुरक्षा कर सकते हैं। दोस्तों, दूसरी विधि है हमारी इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं शैफर विधि। ये शैफर विधि का इस्तेमाल जैसे सिल्वेस्टर में हमने किसी रोगी को फ्रंट जलने पर पीठ के बल लेटाया था, यहाँ ये शैफर जो विधि है इसमें कोई व्यक्ति का जब पिछला यानी पीठ वाला भाग जल जाता है तो ऐसे व्यक्ति को अपन पेट के बल लेटाते हैं। लेटाने के बाद जो प्रोसेसिंग अपन ने पहले वाली विधि में की थी एज इट इज वही प्रोसेसिंग अपन इस विधि में भी करते हैं और ये भी अपने को आवश्यकता अनुसार 15 से 20 बार इस क्रिया को पुनः दोहराना है और तब तक ये आवश्यकता अनुसार करनी है जब तक व्यक्ति स्वयं सांस लेने की कंडीशन में ना हो। तीसरे नंबर पे आता है श्वसन विधि में, जिसको बोलते हैं मुंह से मुंह द्वारा। मुंह से मुंह द्वारा श्वास विधि। दोस्तों, इसको माउथ टू माउथ मेथड भी कहते हैं। इस विधि का इस्तेमाल आजकल आपने देखा होगा, जब भी किसी को हार्ट का अटैक आता है और हमको समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति अटैक का शिकार हो रहा है तो ये CPR विधि अपन उसको दे सकते हैं। और इस विधि में कुछ बातें ऐसी हैं जो अपने को खुद की भी सेफ्टी का ख्याल रखना है, सामने वाले की जान भी बचानी है लेकिन अपनी जान की भी सुरक्षा करनी है। तो इस विधि में अपने को सबसे पहले क्या करना है, रोगी को किसी सूखी रबर मैट पर या तख्ते के ऊपर लिटाना है और लेटाने के बाद रोगी का मुंह अच्छी तरीके से साफ करना है। कई बार क्या होता है, कुछ लोग पान तंबाकू इत्यादि खाते हैं तो नकली दांत भी है, कोई बुजुर्ग है तो उसके मुंह में नकली दांत भी होते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखते हुए सबसे पहले अपने को उसका मुंह साफ करना है और मुंह साफ करने के बाद फिर एक कॉटन का रुमाल लेके उसको हल्का सा पानी में भिगो के निचोड़ के और फिर रोगी का मुंह अपने को खोलना है और उसके ऊपर रुमाल रखना है। कई बार ऐसा होता है कि कोई रोगी पहले से टीबी का शिकार है, जिसे क्षय रोग कहते हैं, और ये संक्रमण होता है। संक्रमण माने एक श्वास के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ये रोग लगता है। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए हम किसी अजनबी व्यक्ति को ये क्रिया कर रहे हैं और हमें नहीं पता वो ऑलमोस्ट पहले से रोगी है, तो पता पड़ा उसकी जान बचाने गए थे और अपनी जान को संकट में डाल दिया। तो इस बात का हमें विशेषकर ख्याल रखना है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक कॉटन का रुमाल लेंगे, उसको गीला करेंगे, गीला करने के बाद रोगी का मुंह खोलेंगे, उसके ऊपर उस कॉटन के रुमाल को रखेंगे और फिर वज्रासन में उसकी इन हाथों के पास हम बैठेंगे। वज्रासन में गहरी सांस अपने अंदर भर के और अपना मुंह उसके मुंह पर रखेंगे, एक हाथ से उसकी नाक बंद करेंगे, एक हाथ उसके चेस्ट पर रखेंगे और प्रेशर के साथ जो सांस हमने अपने फेफड़ों में भरी थी वो अपन उसको देंगे। जैसे ही हम सांस देते हैं नाक इसलिए बंद करना है क्योंकि आप ये इसका एक ही सोर्स होता है। मान लीजिए आपने मुंह से सांस दी तो वो नाक के द्वारा बाहर आएगी, तो इसलिए नाक बंद रखनी है। चेस्ट पर हाथ इसलिए रखेंगे ताकि जो सांस हम दे रहे हैं हमको ये समझ आए कि हमारी सांस उसके अंदर प्रॉपरली जा रही है। दोस्तों, क्या होता है, कई बार जब तेज इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ऐसी कंडीशन में हमारे हार्ट की बीट जो है कम हो जाती है और जो हमारे ब्लड का फ्लो है वो हार्ट बीट कम होने की वजह से कम हो जाता है। तो धीरे धीरे हमारे लंग्स में जो है क्लाउड पड़ना शुरू हो जाता है। रक्त का थक्का जब बनता है तो रोगी सांस लेने की स्थिति में नहीं रहता। ऐसी स्थिति में जब कोई सामान्य व्यक्ति अपने अंदर
श्वास भर के जब उस रोगी के अंदर डालता है तो सामान्य व्यक्ति का जो टेम्परेचर होता है, बॉडी टेम्परेचर, वो लगभग 98 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। और जब इतनी गर्म हवा अपन किसी रोगी के मुंह के अंदर डालेंगे तो उससे क्या होगा, वो गर्म हवा उसके फेफड़ों के माध्यम से होती हुई जाएगी, तो जो भी रक्त का थक्का जम रहा था, जो क्लाउड हो रहा था, वो धीरे धीरे उसका बोन टूटने लगेगा और रक्त प्रवाह जैसे ही उसका स्टार्ट होने लगेगा प्रॉपरली, वो रोगी धीरे धीरे अपने आप होश में आ जाएगा। तो चिकित्सक के आने तक हम किसी भी बेहोश व्यक्ति को होश में लाने के लिए माउथ टू माउथ मेथड का इस्तेमाल करके, और ये सबसे कारगर विधि है। इस विधि का इस्तेमाल आपने ज़्यादातर मूवीज़ में भी देखा होगा, और आजकल जितने भी ये हार्ट अटैक के केस आते हैं, डॉक्टर्स लोग भी बोलते हैं कि आप ये दे सकते हैं किसी को भी, और अगर लेकिन ये जब भी दे पाएंगे आप जब आपको इसकी कोई प्रॉपर जानकारी होगी। और ये घटना तो किसी के साथ भी हो सकती है, हमारे घर में भी हो सकती है, आपके घर में भी हो सकती है, और अदरवाइज़ हम जहाँ भी जाते हैं, जैसे आपको पता होना चाहिए हमें किसी चीज़ के विषय में जानकारी है, और किसी भी कोई व्यक्ति अगर उस दुर्घटना का शिकार हो रहा है और आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, तो आप तुरंत उसका ट्रीटमेंट करेंगे। अगर जानते ही नहीं होंगे तब क्या करेंगे, उसको मरने पर छोड़ देंगे। तो ऐसा नहीं, क्योंकि ITI में ये सारी चीज़ें आपको इसलिए सिखाई जाती हैं क्योंकि आपको 24 घंटे जिस बिजली के साथ में काम करना है वो बहुत खतरनाक है। उसके साथ हम एक ही तरीके से होल लाइफ बेहतर काम कर सकते हैं कि उसके प्रति जो हमारे लिए सुविधाएं, जो हमारे लिए सुरक्षाएं बनाई गई हैं, उन सारी सुरक्षाओं का बेहतर तरीके से जब हम पालन करेंगे तो हम आसानी के साथ इस विद्युत के साथ अपना बेस्ट जो व्यवहार है वो कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरी विधि ये हो चुकी है। चौथी विधि आती है माउथ टू नोज, यानी मुंह से नाक द्वारा। मुंह से नाक विधि, ये मुंह से जो नाक वाली विधि है, ये भी विधि बिल्कुल माउथ टू माउथ जैसी है, बस यहाँ थोड़ा सा चेंजिंग ये हुआ है। पहले अपन अपने मुंह को किसी के मुंह पर रख के उसको श्वास दे रहे थे, अब अपने को ये क्रिया उसकी नाक के द्वारा करनी है। लेकिन दोस्तों इसमें सबसे अच्छी जो विधि थी वो आपकी माउथ टू माउथ ही है, क्योंकि ये विधि ज़्यादा कारगर नहीं है। इसके बाद में चौथे नंबर के बाद 5वें नंबर पे आता है कृत्रिम श्वसन विधि। कृत्रिम श्वसन विधि, इस विधि में दोस्तों अपन लोग एक प्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक हमारे पास पंप आता है, उस पंप को अपनी किट में हम लोग रखते हैं। जब भी कहीं ऐसी कोई स्थिति बनती है, लगता है कि किसी को ये हमको देना है, तो अपन उसका ट्रीटमेंट उसके माध्यम से भी कर सकते हैं। और धीरे धीरे अपन उस प्रेशर के द्वारा उसके अंदर कृत्रिम श्वसन की क्रिया को रेगुलर चालू करके रखते हैं, जब तक चिकित्सक के आने तक अपन उसको इन क्रियाओं के द्वारा सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे टॉपिक कि अगर कोई, पहली बात तो ये था कि दुर्घटना कैसे होती है, तो दुर्घटना के मैंने आपको रीज़न बताए और कौन से रीज़न है जिनके कारण दुर्घटना होती है। दूसरा रीज़न क्या करें क्या ना करें, तो करना हमको ये है कि सारे सुरक्षा नियमों का हम लोग पालन करें। सुरक्षा नियमों को छोड़ना ये बिल्कुल गलत है। अगर हम सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हम कभी भी इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आएंगे, हमारे साथ कभी भी दुर्घटना हो सकती है। कई लोग ऐसे हैं जो जानते हुए भी रिस्क लेते हैं। रिस्क का भावार्थ ये है कि वो उस सुरक्षा का पालन नहीं करते, और जब वो सुरक्षा का पालन नहीं करते तो ऐसे व्यक्ति जब इलेक्ट्रिक शॉक के संपर्क में आके बेहोश हो जाते हैं, ऐसे व्यक्तियों को चिकित्सक के आने तक होश में लाने के लिए अपन कुछ विधियां थी जिनके विषय में मैंने आपको बताया। इन विधियों का अपन लोग प्रयोग करके और ऐसे व्यक्ति को चिकित्सक के आने तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मेरा ये टॉपिक मैंने जो आपको समझाया, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक मैं आगे की वीडियो में आपको बताऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद और बहुत बहुत धन्यवाद।